हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष कुमार आपको स्वागत करता हूं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। कल के एक धमाकेदार लेक्चर के बाद आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का ही और एक और लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट पार्ट 2। कल हमने जितने क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में जितना बात हमने पढ़ा था, बस उसके जस्ट आगे हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 12th का लेक्चर केमिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले, इस लेक्चर के पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जाकर पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। अगर आप सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर सीक्वेंस से नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपने पीछे से जो मैंने कल पिछले क्लास में पढ़ाया था भाई, उसका बारे में आज हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी वह सारी चीजें पढ़े हुए हैं तो आप आज से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि कल हमने सिर्फ बेसिक किया था मैटर के बाद। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिना विलंब किए हुए देरी करे हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास का रिकैप लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। क्योंकि आज हमें शुरू करना है कल का जस्ट बाद ही, क्योंकि कल हमने जहां पे लेक्चर खत्म किया था वहीं से शुरू करना है भाई आज अपना लेक्चर। तो शुरू करते हैं भाई। कल हमने पढ़ा था मैटर। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम जाने थे कि पदार्थ किसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। कल हमने सारे बातें को डिस्कस किया था। पदार्थ क्या होता है, तो दुनिया के हर वे चीज जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ एक ऐसी वस्तु है, या बोल सकते हैं कि दुनिया के हर वह वस्तु जो द्रव्यमान, जिसके पास द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, हम उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। तो कल हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, फिर पढ़ा था कि पदार्थ तीन रूप के होते हैं, यानी हम इसको अगर लिखे शॉर्ट में तो जिसके पास द्रव्यमान हो, पहला इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। फिर हमने पढ़ा था मैटर तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर तीन तरीका का होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा हमने पढ़े थे लिक्विड, तीसरा पढ़े थे गैस। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर हमने कल पढ़े थे तीन टाइप के होते हैं, और तीनों का डेफिनेशन देखा था और प्रॉपर्टी देखी थी कि क्या क्या चीजें होती है उनमें। तो मैटर तीन टाइप के होते हैं अगर आप बोल सकते हैं। तो पहला पढ़े थे सॉलिड, फिर हमने सेकंड की चर्चा किए थे लिक्विड, फिर हमने गैस के बारे में पढ़े थे, यानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसको बोलते हैं भाई, तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ की आयतन और आकार दोनों फिक्स होती है। आयतन और आकार इन द सेंस, कहने का अर्थ होगा कि शेप और वॉल्यूम। पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, हम उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड। एग्जांपल, आप बुक देख सकते हैं। बुक, इसका एक शेप है और इसका शेप है, इसका पास कुछ मास है, तो शेप इसका फिक्स होगा। ये नहीं होगा कि बुक को हम अगर फाड़ दे तो फाड़ने के एक्सटर्नल, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए इसका एक फिक्स शेप है। देखिएगा आप इसका, अगर हम इसको, अब इसका शेप है तो भैया कुछ जगह अगर बोर्ड पे इस तरीके से हम रखे तो एक अच्छा खासा जगह घेर रहा है। कुछ इस तरीके से जगह घेर रहा था तो हम बोलेंगे कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जो कुछ जगह घेर रहा था। तो मेरा बुक कितना जगह घेर रहा था आपके बोर्ड का, तो सॉलिड एक ऐसी स्टेट होगी जो जगह घेरेगी, तो जिसका आयतन होगा लेकिन फिक्स, उसका साइज भी क्या होगा, फिक्स। फिक्स मतलब साइज फिक्स हो, आयतन और आकार दोनों फिक्स हो, हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। फिर लिक्विड की बात किए थे। लिक्विड में एक चीज फिक्स होता था, सिर्फ आयतन। इसका आकार फिक्स नहीं होता था लिक्विड का, क्योंकि आप लिक्विड को जिस बर्तन में डालते थे वो उसी बर्तन का आकार लेता था। तो अगर आप सॉलिड में बात किया जाए आपसे सॉलिड में, तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है,
शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स ही होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। तो जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, हम उसको कल बोले थे सॉलिड, यानी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। फिर हमने चर्चा किया था लिक्विड का। तो लिक्विड एक ऐसा अवस्था होता था जिसमें शेप फिक्स नहीं होता था, शेप फिक्स नहीं होता था, उसका सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता था। क्योंकि लिक्विड में आप जिस से लिक्विड को आप जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसका शेप फिक्स नहीं होता, सिर्फ उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? तो लिक्विड। अगर बात किए थे गैस के, गैस में भाई दोनों फिक्स नहीं होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे? गैस। तो कल हमने यहां तक चर्चा किया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किया था। फिर हमने पढ़ा था कि भाई जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें पहले हम लोग चर्चा किया था कि वे निश्चित आयतन एवं आकार के होते हैं। जो सॉलिड होता है उसका आयतन और आकार क्या होता है? फिक्स होता है। तो उनका आयतन और आकार निश्चित होता है। अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती हैं, यानी अंतराण्विक दूरी किसको बोलते थे? तो किसी सॉलिड के दो एटम्स या फिर दो मॉलिक्यूल या फिर दो आयन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यानी किसी भी एटम्स या किसी भी ठोस के दो अणु, किसी भी ठोस के दो अणु या फिर दो अणु, दो परमाणु या दो आयन के बीच में जितना उसका डिस्टेंस होगा, हम उसी को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक दूरी। तो सॉलिड में अंतराण्विक दूरी कम होता था। अगर मतलब अगर हम बात करें लिक्विड की, गैस की और सॉलिड की, तो लिक्विड में अंतराण्विक दूरी ज्यादा होती है, अंतराण्विक दूरी ज्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होती है। क्या हो रहा है यार? अंतराण्विक लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा और कम। तो पदार्थ की तीनों अवस्था यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देखे तो सबसे ज्यादा किस में होगा? हाई। अगर बात करें सबसे ज्यादा अधिक, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे अधिक होगा गैस में, उससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा किसमें? सॉलिड में। ठीक। फिर तीसरा इसमें लिखा गया है कि अंतराण्विक बल प्रबल होता है। प्रबल कहने का अर्थ है मजबूत, यानी इन दोनों अणु के बीच, हमने बोले थे ना कि इन दोनों अणुओं के बीच में लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल। तो सॉलिड में अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है। कल हम लोग ये चीज और ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस इन लोग इन चीजों पे ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा है नहीं। उनकी अवयवी कणों, परमाणु, अणु और अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती है और एक कण केवल अपने मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं। सॉलिड का एक प्रॉपर्टी था कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जिससे वे बने होते हैं, उसकी उसकी स्थिति ऑलरेडी फिक्स होती है। यानी अगर मान लेते हैं कि एक मेरा हाथ जो सॉलिड के एक एटम है, ये दूसरा का एटम है, तो एक एक एटम, ये दोनों एटम का अगर आप हिट दीजिएगा या फिर कोई एक्सटर्नल मतलब फोर्स अप्लाई करिएगा, तो यह एटम दोनों एक यहां से इसका स्थिति से छोड़ के नहीं जा सकता, बस यहाँ पे दोलन कर सकता है, इसमें यानी कंपन कर सकता है बस। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होता है एक और, वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यानी ठोस का एक गुण ये भी है कि वे इसको आप
किसी चीज से दबाइएगा तो नहीं दबेगा, उस पर असर नहीं होगा, वे मतलब रिजिड होते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते उसको, किसी चीज से दबा नहीं सकते। ठीक, तो इन सारे गुण था सॉलिड के। और उसके बाद हम आज का कहानी स्टार्ट करते हैं कल तक। कहानी आज का शुरू होता है भाई, जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन का, पहले हम लोग देख लेंगे डेफिनेशन क्या होगा भाई। क्रिस्टलीकरण किसको बोलेंगे, तो क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अशुद्ध ठोस पदार्थ को उसके उपयुक्त विलायक में घोलकर फिर से धीरे धीरे ठंडा करने पर शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं मन में सवाल आना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस है, तो साइंस में आपको क्यों आना चाहिए। हम लोग अभी तक कल तक क्या पढ़े थे, बी सीरियस। अगर आप अभी तक भी पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे होंगे तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि भाई जब तक आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठते हैं, एक ऑरा बनाना होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं। ये तो अगर आप लेटे लेटे देख रहे होंगे वीडियो तो नींद कब आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और हमें तो पता ही नहीं चलेगा भाई कि आप कब सो गए। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्यों भाई पढ़ रहे हैं, इसके बाद आज इस पे चर्चा करेंगे क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अशुद्ध ठोस पदार्थ को उसके उपयुक्त विलायक में घोलकर फिर धीरे धीरे ठंडा करने पर शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण का डेफिनेशन आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम तो सॉलिड पढ़ रहे थे, तो अचानक इधर क्रिस्टलीकरण कहाँ से आ गया विदाउट टॉपिक का। अगर हम कल का टॉपिक देखें तो उसमें लिखा गया था कि मतलब ठोस के समान अभिलक्षण पढ़ेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे ठोसों के प्रकार की ओर। लेकिन हम लोग भैया बीच में क्रिस्टलाइजेशन कहाँ से ला दिए, क्रिस्टलीकरण कहाँ से आ गया भाई। तो अगर आप इसमें देखें तो उसके पहले हम आप एक पेज ऐड करना चाहेंगे, उस पर लिखिए पहले क्रिस्टलीकरण समझिए, उसके बाद क्यों आया उसके बाद समझिए। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है भाई जिसमें हम किसी भी सॉलिड को, ठीक, उसके हिसाब से एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें घोलते हैं, घोलने के बाद उसको कूलिंग किया जाता है, और कूलिंग करने के बाद उसी सॉलिड को फिर से प्राप्त किया जाता है शुद्ध फॉर्म में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आप देखिएगा लिखा हुआ है बहुत बढ़िया, इम्प्योर सॉल्यूशन है, यानी जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक आपको जो सॉलिड, मान लीजिए कि आपको हम दिए नमक, सॉल्ट, आप इसको भैया क्रिस्टल प्राप्त कीजिए, इसका आप इसको क्रिस्टल ज्ञात करना है, तो आप क्या करिएगा, क्या कीजिएगा, एक आप डबल लेंगे, आप उसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जो अपना जल है दुनिया के यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं इसको हम, यानी हर चीज को लगभग भुला सकता है। जल में लगभग यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जल लगभग सारी चीजों को क्या कर सकता है, घुला सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आप अगर साल्ट के क्रिस्टल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करिएगा, आप सबसे पहले जल लीजिएगा कांच के गिलास में या किसी और गिलास में, अपने हिसाब से भाई आप उसे सेट कर लेंगे। इसमें आप धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अगर आप एक गिलास पानी लिए होंगे तो 10 चम्मच, 20 चम्मच, 50 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, और सभी सॉल्ट में जो हम इसमें ऐड किए हैं सभी को पानी में घोल देंगे। अब घोलने के बाद क्या करेंगे, घोलने के बाद जो आप इस पे ऐड किए थे ना, इस जिस गिलास पर होगा उस गिलास के ऊपर एक पेंसिल या छड़ रखेंगे, उससे एक धागा बांध को, मतलब उस पेंसिल से धागा बांध के एक सॉल्यूशन में लटका देंगे। लटकाने के बाद क्या होगा कि आप देखिएगा कुछ देर बाद जब आप इसको ठंडा कीजिएगा तो ठंडा करने के बाद इस धागे के ऊपर आपको कुछ इस तरीका के ना सॉलिड आपको दिखाई देंगे। आप पेन चेंज करके देख सकते हैं इसको भाई किस तरीके के दिखाई देगा। तो इस तरीका से आपको इस पर दिखाई देंगे। अब जो आपको इस तरीका से सॉलिड दिखाई दे रहा है, इस पर एक ठोस पदार्थ होगा, ये नहीं कि भाई कुछ और दिखाई देगा, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जो नीला नीला लाल लाल जो बनता है धागे पर आपको दिखाई देगा, उसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल। उसी को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। सर
मन में सवाल आ रहा है, अभी भी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, आखिर हम क्रिस्टल क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग को पढ़ना था सॉलिड। सॉलिड की मतलब सॉलिड की उसकी जैसे हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट किए तो सॉलिड के बाद उसका टाइप पढ़ना था, उसको और प्रॉपर्टी पढ़ते, लेकिन यहाँ बीच में क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टल कहाँ से आ गया? धैर्य रखो, सब समझेंगे। अगर हम लोग बात करें कि क्रिस्टलाइजेशन कहाँ से आ गया, तो उसकी कहानी अभी आपको बताया जाएगा, तुरंत बताते भाई। आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया है और आप देखिए कहां से हम लोग क्यों क्रिस्टलाइजेशन की ओर मूव किए। आखिर क्यों ऐसा, क्या जरूरत था कि हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की ओर आ गए? देख भाई, हम लोग को पढ़ना है सॉलिड यानी ठोस, ठीक। पढ़ना हम लोग को क्या है? सॉलिड पढ़ना है, यानी ठोस पढ़ना है। ठोस पढ़ने के क्रम में अगर हम आप देखिएगा तो आपको अलग अलग तरीका का ठोस दिखेगा। ठोस है क्या? तो ठोस पहले मैटर है क्या? है मैटर। तो मैटर आपको अलग अलग तरह के आपको ठोस दिखेंगे, तो उसको क्रिस्टलीकरण करना क्यों आवश्यक होता है? क्यों हम क्रिस्टलाइजेशन के ओर जा रहे हैं? तो अगर आपको सिर्फ एक सॉलिड दे दिया जाए डिसअरेंजमेंट तरीका से, डिसअरेंजमेंट कहने का अर्थ है, बताते हैं भाई, सब्र रखो पार्थ। डिसअरेंजमेंट, डिसअरेंजमेंट कहने का अर्थ है अव्यवस्थित। सर ये तो इसका हिंदी हो गया, इसका मतलब अव्यवस्थित कहने का अर्थ है कि आपको जैसे तैसे, जैसे तैसे, आपको भी नहीं पता है कि किस तरीका से रखा गया है, तो आपको एक मतलब सॉलिड दे दिया जाए, डिसअरेंजमेंट तरीका से दे दिया जाए और आपको से बोला जाए कि बताइए आप इसमें इसका क्या क्या प्रॉपर्टी बता सकते हैं, तो आप गुस्सा होंगे भाई कि भैया आप, हम तो एक तो पहला बात कि आप इस तरीका के सॉलिड दे दिए हैं कि अब खुद नहीं हमको पता चल रहा है कि किस तरीका से। तो सॉलिड शुरुआत में किस तरीका से, यानी जो सॉलिड, आप एक चीज तो अब तक मान ही गए होंगे कि भाई जो सॉलिड होता है यानी पदार्थ होता है वो किससे बना होता है? एटम से। किससे बना होता है? एटम से। यानी आप हर चीज की बात करिएगा तो उसके अंदर एटम होंगे, हर चीज के अंदर आप जिस तरीके के देखिएगा, हर चीज आप जितना भी पदार्थ आसपास दिखते हैं हर चीज के अंदर एटम है, क्योंकि क्लास 9th में एक चैप्टर था जिसका नाम था अणु, परमाणु और आयन। या आप क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। उसमें आप यही चीज पढ़े होंगे कि दुनिया के हर पदार्थ, क्योंकि डाल्टन अंकल बहुत अच्छा आदमी थे तो उन्होंने बोले थे कि दुनिया के हर एटम, दुनिया के हर चीज यानी एटम से मिलकर बना है। तो हम लोग को इस बात को मानने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दुनिया के हर चीज एटम से मिलकर बना है, ठीक। तो सॉलिड भी जो बना होगा एटम से ही मिलके बना होगा। अब एटम में उस तरीका के जब हम बात करेंगे एटम के, अब एटॉमिक लेवल पे चर्चा होगा, आप माइंड खोलिए और सोचिए कि भाई या बोलो हम लोग बड़ा हो गए हैं और एटॉमिक लेवल पर सोचना शुरू कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको एक सॉलिड दिया जाए, डिसअरेंजमेंट, डिसअरेंजमेंट कहने का अर्थ होगा कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी तरीके से अरेंज नहीं होगा, और उसके बाद आपको स्वयं पूछेंगे कि इसका प्रॉपर्टी बताइए क्या होगा, इसके बारे में आप क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं ठोस से। तो पहले बात तो बोलिएगा कि सर ये तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ठीक। आपको एक के साथ दे दिया जाए, आप ऐसे सपोज करिए कि आप कहीं सब्जी लेने गए और सब्जी लेने के बहुत सारा सब्जी एक ही जगह पे, एक ही ढेरी में लगा के रखा गया, आलू, बैगन, भंटा, गोभी सब एक एगो में। अगर आपको बोला जाए कि भैया आपके 1 kg आलू और 1 kg वैसा सब्जी हमको चूज करके दो भैया जो हरा कैटेगरी के अंदर आता है, तो पहले आप उसको चूज करने के लिए आप तो बहुत टाइम लगेगा, पहले तो आपको गुस्सा आएगा कि भाई कौन सा चीज हमको मांग दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप उसको चूज करिएगा, उसके बाद बहुत सा मशक्कत मेहनत करने के बाद आप उसको क्या कर पाइएगा, चूज करिएगा और अलग अलग चीज से निकाल दीजिए। मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। ठीक उसी तरीका से हम लोग, अभी जो इतना कहानी आपको बताया जा रहा है सिर्फ एक ही चीज को समझाने के लिए बताया जा रहा है, अगर आपको क्लियर करे तो क्रिस्टलाइजेशन हम लोग करते क्यों है, क्रिस्टलाइजेशन करने से फायदा क्या होता है हमें, अगर अगर हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं करें तो हमें क्या नुकसान होगा, क्या हम ठोस के बारे में नहीं पढ़ सकेंगे या पढ़ पाएंगे।
तो हम उसी को समझाने के लिए आपको इतना सारा कहानी बताया जा रहा है। तो आपको एक सॉलिड दे दिया गया है, सॉलिड आपको इस तरीका से दिया गया है जो डिसअरेंजमेंट है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सही पैटर्न में नहीं है, और आपको उनसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, आप इसके बारे में क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं। यानी आप उस सॉलिड में खुद उस सॉलिड का नहीं, बहुत और अलग अलग टाइप के सॉलिड के कण है, यानी उसमें अगर अलग अलग सॉलिड के कण किसी में मिल गए हो तो आप बोल सकते हो वो एक प्रकार का मिक्सर हो सकता है, यानी वो इम्प्योर सॉलिड है। क्या है? इम्प्योर सॉलिड। तो इम्प्योर सॉलिड को आप अगर स्टडी करिएगा, अब स्टडी करते हैं तो आपको बहुत कठिनाई झेलना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट अंकल को लगा कि भाई अगर हम इम्प्योर सॉलिड के बारे में पढ़े तो किसी भी तरीका के एक मतलब हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे कि भैया कौन सा सॉलिड किस तरीके के व्यवहार करेगा, क्यों उस टाइप का सॉलिड मतलब अलग अलग तरीका के सॉलिड किस तरीका से व्यवहार कर पाता है, तो इस चीज को हम समझा नहीं पाएंगे। तो इसी चीज को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई जो आपके पास दिया गया सॉलिड है, आप ये पहले प्रूफ करके बताइए कि क्या ये प्योर है या नहीं है। अगर प्योर नहीं है तो आप इसको पहले क्या करेंगे? प्योर बनाएंगे, यानी शुद्ध करिएगा, और शुद्ध करने के बाद जब आपको सॉलिड प्राप्त होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? अध्ययन के लिए चुन लिया जाएगा। ठीक, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कण किस तरीका से मोशन में, उसका ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर कितने अवयव कण है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रक्रिया है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोसों को शुद्ध किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? ठोसों को शुद्ध किया जाता है। तो अगर लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे आराम से लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसान भाषा में याद करने के लिए आप लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो ठोसों की शुद्ध करने की एक क्या है? प्रक्रिया है। आप ऐसे समझिए भाई, कहानी कितना आसान, दैनिक जीवन को मतलब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। क्या कोई आपसे पूछे बताइए गंगा स्नान क्या है? गंगा स्नान क्या है? तो आप बहुत अच्छा से फनी वे में ध्यान दीजिएगा सर, कि गंगा स्नान करने से आप जितना भी पाप किए रहते हैं उस सब मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। कहने का तो अर्थ यही हो गया कि आप जितने आपके अंदर अशुद्धि थे वो सारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं ना कि गंगा स्नान क्या है? तो व्यक्तियों को शुद्ध करने का एक तरीका है, शुद्ध करने का तरीका है। आप बोल सकते हैं इसको बहुत अच्छा भाई। तो भाई आप हर हर आदमी कुंभ में नहाने गया होगा, महाकुंभ जो हमारे यहाँ लगा था। तो व्यक्तियों को शुद्ध करने का एक क्या है? तरीका है। गंगा स्नान क्या है? व्यक्तियों का शुद्ध करने का एक क्या है? तरीका है। ठीक उसी प्रकार आप सोच सकते हैं कि भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलीकरण क्या है। तो हम किसी भी ठोस को तबे प्रॉपर रूप से अध्ययन कर पाएंगे जब वो कैसा होगा? प्योर होगा। कैसा होगा? प्योर। तो जो इम्प्योर सॉलिड है उसको अगर आप प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस से जो होकर गुजरना पड़ेगा, हम जिसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आप पहले से बहुत पाप किए धरती पे, आप लोग तो नहीं किए होंगे भाई, उम्मीद है आप बहुत अच्छे आदमी होंगे अगर आप पाप नहीं किए होंगे तो। लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि वैसा आदमी जो भाई बहुत सारा, मान लो मानते भाई एक आदमी है, ये आदमी बहुत पाप किया है, अब इसको हमको शुद्ध करवाना है, तो क्या बोला जाएगा कि भैया आप इसको जाओ और गंगा स्नान करवाओ। जब ये गंगा स्नान कर लेगा तो शुद्ध बन के निकलेगा। ठीक ठीक उसी प्रकार अगर आप सॉलिड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सॉलिड पहले किस तरीका का होता है? इम्प्योर। इम्प्योर कहने का अर्थ अशुद्ध। सॉलिड पहले किस तरीके का होता है? अशुद्ध। अशुद्ध को हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं भाई। उसके बनावट के बारे में, उसके कस्टोडियल पार्टिकल किस तरीका से अरेंज है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ सकते। तो वही जो आपके पास इम्प्योर सॉलिड था उसको अब क्या कराना पड़ेगा? गंगा स्नान कराना पड़ेगा। सर गंगा स्नान करने से प्योर हो जाएगा? तो गंगा स्नान जो व्यक्ति लोग करता है वो अलग है, लेकिन जो मैटर लोग करेंगे उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यानी जो आप प्योर सॉलिड था, प्योर सॉलिड को जब आप क्रिस्टलीकरण करिएगा, क्रिस्टलाइजेशन करिएगा, तब वो किस में बदल जाएगा? प्योर सॉलिड में। यानी इम्प्योर सॉलिड को प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करने का एक तरीका है क्रिस्टलाइजेशन, और कुछ नहीं, बात खत्म। इतना बात आप याद रखिएगा और कुछ याद रखना नहीं है। ठीक,
अगर आप ये याद भी नहीं रखना, आप समझ सकते हैं भाई इसको कि अगर इम्प्योर सॉलिड को हम लोग अध्ययन करने में कठिनाई होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है, और अशुद्धियां भैया बाधा डालती है भाई, बात तो ये है। अशुद्धियां जब बाधा डालेगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलीकरण क्या है, तो क्रिस्टलीकरण मतलब भैया, क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप इम्प्योर सॉलिड लेते हैं। कैसा लेते हैं, इम्प्योर सॉलिड। इम्प्योर सॉलिड को आप कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्योर सॉलिड में। प्योर सॉलिड में, यानी इम्प्योर यानी अशुद्ध ठोस को, अशुद्ध ठोस को जब आप शुद्ध ठोस में कन्वर्ट कर देते हैं, अशुद्ध ठोस को जब आप शुद्ध ठोस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, क्रिस्टलीकरण। तो जिस प्रोसेस से होकर कोई इम्प्योर सॉलिड प्योर सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी को हम क्या बोला जाएगा, क्रिस्टलीकरण। डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ेंगे, मजा आएगा। क्रिस्टलीकरण यहां है, देखिए भैया क्रिस्टलीकरण, देखिए ध्यान से। क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अशुद्ध ठोस को, किसी अशुद्ध ठोस को, अशुद्ध ठोस पदार्थ को उसके उपयुक्त विलायक में घोलकर, किसी अशुद्ध ठोस को उपयुक्त विलायक में घोलकर फिर धीरे धीरे ठंडा करने पर शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होता है। आप इतना बात पर ध्यान मत दीजिए कि धीरे धीरे ठंडा क्यों कर रहे हैं, आप सिंपल से ध्यान दीजिए कि एक इम्प्योर सॉलिड है, आप उसको प्योर सॉलिड में क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा। एक इम्प्योर सॉलिड को प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस से होकर आपको जाना पड़ेगा, वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। बोलो क्रिस्टल क्लियर, यस सर। कितना आसान था, है कि नहीं। देखिए मैं नाम बहुत भयंकर लग रहा था, बीच बीच में आ गया, सॉलिड स्टेट के बीच में आ गया, क्रिस्टलाइजेशन कहां से आ गया सर, क्रिस्टलाइजेशन आया, ये दिक्कत नहीं है भाई। क्रिस्टलाइजेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हम क्या पढ़े, मैटर, मैटर के अंदर ठोस, ठोस के गुण पढ़े, उसके बाद हम पढ़े क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्यों किए कि भैया कोई भी अगर सॉलिड है तो उसको पहले आप प्योर लाइए, इम्प्योर से हम काम नहीं चलेंगे। अगर प्योर सॉलिड है उसको आप क्या कीजिए, इम्प्योर है उसको पहले प्योर में कन्वर्ट करिए, ताकि हमको पढ़ने में आसानी लगे, ताकि सिर्फ उसमें उसी का कण हो और कोई अशुद्धि नहीं हो, उसका आत्मा शुद्ध हो जाए। इसलिए हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इम्प्योर से प्योर में। इम्प्योर से प्योर में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण। ठीक, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड, यानी प्योर सॉलिड प्राप्त करने की क्या है, विधि है, जिसमें यानी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्राप्त होता है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय कूलिंग और इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट स्लोली। यानी एक उपयुक्त विलायक ढूंढे पड़ता है कि आप कोई भी जो इम्प्योर सॉलिड है उसको आप हर सॉल्वेंट में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग अलग आपको सॉल्वेंट ढूंढना पड़ता है। तो अगर कोई पूछे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो सीधा सा बताना है कि अंकल क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी ठोस पदार्थ को, किसी भी अशुद्ध ठोस पदार्थ को, किसी भी अशुद्ध ठोस पदार्थ को हम उसके उपयुक्त विलायक के, मतलब उस उपयुक्त विलायक के मदद से क्या करते हैं, ठोस करते, मतलब शुद्ध करते हैं। क्या किएगा, शुद्ध करेंगे। तो अगर आप सीधा सीधा दिमाग लगाएं तो क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सर अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, और अशुद्ध पदार्थ में ठोस को, अशुद्ध ठोस को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो उसको हम क्या बोला जाएंगे, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं भाई ये कहानी के आगे। उसके बाद होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल वह ठोस है जिसमें कण, परमाणु, अणु या आयन एक नियमित त्रिआयामी आवर्ती व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिसका अगर उनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। एग्जाम में लिखने लायक डेफिनेशन है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं। अपना डेफिनेशन सुनो, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल क्या है। तो क्रिस्टल हम किसको बोलेंगे, तो क्रिस्टल बोलने के लिए कुछ आपको नियम कानून नहीं है, बस एक चीज से होकर गुजरना है। आप अशुद्ध ठोस लाए थे,
आप उसको एक बढ़िया से विलायक मिलाएं। विलायक मिलाने के बाद क्या हो गया, अशुद्ध ठोस को जब आप उपयुक्त विलायक मिलाकर आप शुद्ध ठोस प्राप्त किए, तो जो शुद्ध ठोस है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। शुद्ध ठोस को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल, क्योंकि भाई एकदम प्योर हो गया। अब जैसे एक अच्छा सा व्यक्ति था, एक बहुत आप मान सकते हैं कि बहुत पाप करने वाला व्यक्ति था, अब उसको आदमी गंगा स्नान करवा के सन्यासी बना दिया। ठीक, अब सन्यासी को बहुत अच्छा सा मान रहा है, उसके अंदर की जितनी भी कमियां थी सारी क्या हो गई, खत्म कर दी गई। तो एक प्योर आदमी है, एकदम शुद्ध आदमी। शुद्ध आदमी यानी वैसे होता है अशुद्ध ठोस। अशुद्ध में बहुत सारे अलग अलग अशुद्धि थे, उसको हमने उपयुक्त विलायक में घोलकर क्या बना दिए, शुद्ध। तो जो शुद्ध ठोस मिला है ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। और जो शुद्ध ठोस मिलता है उसका एक अपना मतलब ज्योमेट्री होता है, उसके कण एकदम रिपीटिंग होते हैं, एकदम उसके कण जो होगा एकदम रिपीटिंग, यानी एक ही पैटर्न को हमेशा फॉलो करते जाएगा आगे। तो शुद्ध जो अगर पूछा जाए तो क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल कुछ नहीं है सर। जब आप किसी इम्प्योर सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो आपको जो सॉलिड प्राप्त होता है उसी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्लियर? तो आप याद कर लीजिएगा, क्रिस्टल वह पदार्थ है जिसमें कण, परमाणु, अणु आयन एक नियमित आवर्तित त्रिआयामी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण उनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। क्योंकि जब आदमी शुद्ध हो जाता है तो भैया एक अपना सरल स्वभाव का आदमी हो जाता है। उसी तरीका से इम्प्योर सॉलिड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, प्योर सॉलिड में। जैसे प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे उसका एक एग्जैक्ट आपको ज्योमेट्री मिलेगा, और उस ज्योमेट्री के मदद से आप उसका डायमेंशन, उसके अवयवी कणों की संख्या सारा निकाल सकते हैं। यानी किसी भी इम्प्योर सॉलिड को जब आप प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करिएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्योर सॉलिड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहते हैं। कन्वर्ट करने के बाद जो आपको पदार्थ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे की कहानी। अब मन में आया सर हम क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं क्रिस्टलाइजेशन? सर हम लोग रास्ता से तो नहीं भटक गए, बिल्कुल नहीं, रास्ता से नहीं भटके हैं। आपके अब इसके पास आपके पास जवाब है कि सर हम क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं। क्योंकि इम्प्योर सॉलिड को किस में आपको बनाना होता है सर, प्योर सॉलिड में। बहुत आसान सा सवाल था। प्योर सॉलिड में, हिंदी वाले बच्चे के लिए अशुद्ध ठोस को शुद्ध ठोस में बदलने के लिए, अशुद्ध ठोस को शुद्ध ठोस में बदलने के लिए हम लोग एक प्रोसेस से होकर गुजारते हैं जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अशुद्ध ठोस पदार्थ को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, शुद्ध में। आपको सेम वही अप्रोच रखना है। गंगा स्नान क्या है, तो गंगा स्नान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भाई भयंकर पाप करने वाला आदमी को शुद्ध आदमी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक ठीक उसी प्रकार क्रिस्टलाइजेशन है, एक अशुद्ध ठोस को किस में कन्वर्ट किया जाता है, शुद्ध ठोस में। बोलो क्लियर? चलो आगे कहानी। जब सॉलिड पहले से ही मौजूद है तो उसे बार बार लिक्विड बनाकर समझाने की क्या आवश्यकता है। हम सीधे सॉलिड को ही क्यों नहीं पढ़ते हैं? कहने का अर्थ समझो, अगर सॉलिड पहले से हम लोग लिए थे अशुद्ध वाला, तो उसको हम लोग पहले लिक्विड में क्यों चेंज किए, और जब लिक्विड में चेंज किए तो फिर उसको सॉलिड में क्यों चेंज किए, इसकी क्या आवश्यकता है? तो उसका आंसर लिखा गया है भाई, ठोस को सही तरीके से समझने के लिए। हम जैसे बात बोले थे ना कि भाई इम्प्योर आदमी है, उसको ठीक से समझने के लिए भाई वो कैसे आदमी है, तो भाई उसको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा जो आप जानते हैं। तो ठोस को सही तरीके से समझने के लिए उसके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि संरचना का निर्धारण उसी समय होता है जब उसका निर्माण हो रहा होगा। बहुत भयंकर बात बोल दिया लास्ट वाला लाइन। कहानी आप समझिए। अब इस जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया उसे आप एक चीज कर सकते हैं ब्रो, क्या सर, अपना दिमाग बढ़ा सकते हैं, और कुछ नहीं। आप क्लास 12th में होंगे तो अपना सोचने का लेवल बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने क्या चर्चा किया है, अभी तक कहानी जो अभी तक हमारा चला है उसमें क्या चला है। अब अगर आप अभी भी फिर से बोल दिया जा रहा है, अगर आप लिखने में व्यस्त होंगे तो एकदम पीठ सीधा करेंगे, मुंडी ऊपर करेंगे, सामने से देखेंगे और सुनेंगे। एकदम ध्यान से सुनना है, नहीं कि भाई आप
बगल में कोई गाना बजा रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे, तो भाई वहां से हटिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और आप सुनिए अब क्या होने वाला है। ठीक, बहुत बढ़िया चीज होने वाला है। बढ़िया चीज मतलब सर बताते भाई, बढ़िया चीज सिर्फ आप जो सोच रहे हो वही नहीं होता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा चीज है। ठीक, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जो बोर्ड पर लिखा गया था पिछला क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से एक बार अपने से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर तो तेरा मास्टर जिंदा है यार। देखो लिखा क्या है, जब सॉलिड पहले से ही मौजूद है, ठीक, यानी अगर हम बात करें कि आपको पास एक सॉलिड दे दे, भाई ये सॉलिड है, ठीक, इसके पास कुछ करने भाई इस टाइप का सॉलिड है, ये पहले से मौजूद है, तो उसे बार बार लिक्विड बनाकर समझाने की क्या आवश्यकता है। यानी हम इसको इस सॉलिड को फिर से हम लिक्विड में चेंज करेंगे, जैसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में पढ़े कि इसको पहले भाई आप पानी में डाले उपयुक्त ब्लैक में, पानी में डाल लिक्विड में इसको चेंज करिए, लिक्विड स्टेट में ला दिए, लिक्विड स्टेट लाने के बाद भाई फिर से इसको हम लोग सॉलिड क्रिस्टल क्यों बनाए। समझिए बात को, जब सॉलिड पहले से ही मौजूद है यानी सॉलिड पहले से था, ठीक, उसको आप लिक्विड में चेंज करिए यानी क्रिस्टलीकरण करिए। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आप देखिए इधर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, आप इधर देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा इधर। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ, आप एक सॉलिड लिए थे, सॉलिड को पहले सॉल्यूशन में डाले, सॉल्यूशन में डाले तो भैया ये पहले लिक्विड में चेंज हो गया, तो लिक्विड में चेंज हुआ तो जिसको हमने इम्प्योर सॉल्यूशन कहे, फिर हम इसको कूलिंग किए या फिर इवेपोरेशन किया यानी इसको वाष्प किए, ठीक, वाष्प करला के बाद आपको इस नीचे टाइप को दिखाई दिया है, इसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक, इवेपोरेशन के दौरान या फिर कूलिंग के दौरान क्रिस्टल बनता है। ठीक, तो हम लोग जो सॉलिड था जिसको हम लोग इसमें डाले थे, तो मान ले भाई लिक्विड बनाना था शुद्ध करने के लिए तो बना लिए, फिर से उसको सॉलिड बना लिए, ऐसा करते क्यों है, बार बार ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग कहानी समझते हैं आगे की, एकदम ध्यान से समझना है भाई, टेंशन नहीं लेना है, बहुत मक्खन माफिक है, बहुत अच्छा है। इधर तो कहानी आज की शुरू होती है भाई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर देखो आप केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो बहुत आसान है भाई, हमारे साथ अगर आप जुड़े रहिएगा तो जिस दिन क्लास 12th का सिलेबस खत्म होगा, अगर आप बढ़िया से रिवीजन नोट्स करते रहेंगे और होमवर्क करते रहेंगे तो उम्मीद के साथ हम बोल सकते हैं कि जिस दिन क्लास 12th समाप्त होगी उस दिन आप केमिस्ट्री को अलग लेवल से फील कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक की कहानी क्या रही, कहानी अब तक कैसे लिखो, कॉपी में अगर होगा जगह तो लिख देना कहानी अब तक का, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले मेरा कहानी कुछ और था, क्वेश्चन आ गया भाई, तो क्वेश्चन से पहले कहानी कुछ और था, क्वेश्चन के बाद कहानी चेंज हो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जब सॉलिड पहले से है मौजूद पहले से है तो हम उसको लिक्विड में चेंज क्यों किए, लिक्विड में चेंज करने के बाद फिर हम सॉलिड में चेंज क्यों किए, इसको हम नहीं पढ़ सकते थे क्या। यही तो कर रहा है कि जब सॉलिड को पहले मौजूद है तो उसे बार बार लिक्विड बनाकर क्यों समझने की आवश्यकता है, हम सीधे सॉलिड को ही क्यों नहीं पढ़ते, ऐसा क्या दिक्कत होता कि नहीं पढ़ते। ठीक, आइए उसको समझते हैं। तो कहानी शुरू होता है भाई, अब तक की कहानी क्या थी, अब तक हमने क्या पढ़ा। ठीक, आ जाओ इधर 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 सब कोई इधर देखेंगे, कहानी अब तक की, कहानी अब तक, अब तक की, अब तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा। अब तक की कहानी में सर आप पूछे तो हम यही बताएंगे कि अब तक की कहानी में हमने बहुत ज्यादा चीज तो नहीं पढ़े हैं सर, लेकिन हम जितना पढ़े उतना तो याद करके आए हैं। बहुत अच्छा आदमी है यार तुम, जब याद करके आ रहे हो तो। अभी तक सर आपने बताया था मैटर पढ़ा था, बहुत बढ़िया बच्चा, तुम बहुत पढ़े में तेज हो, मैटर। उसके बाद इसके टाइप पढ़े थे, 3 तरीके के टाइप सर आपने बताए थे, बहुत बढ़िया जबरदस्त, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सर हम लोग सारा याद करके रहे। और अभी सर आपने बताया कि जो हम लोग क्योंकि मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट, चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपने यह बताया कि सॉलिड को अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, सॉलिड को क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, आप सॉलिड के बारे में और डिटेल में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आसपास जो आप सॉलिड देख रहे हैं वे पहले से इम्प्योर सॉलिड है, मतलब जो आसपास आप सॉलिड देख रहे हैं यानी आसपास जो दिखाई दे रहा होगा वो पहले से क्या है, अशुद्ध ठोस है। अशुद्ध इन द सेंस कहने का अर्थ कि
इनमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई हैं। किसके साथ? इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ, यानी जिसे परमाणु बना होता है ना सॉलिड परमाणु से, तो परमाणु के साथ कुछ अशुद्धि पहले से सॉलिड में क्या हुआ है? मिला हुआ है, ऑलरेडी पहले से है उसमें। ठीक, तो सॉलिड में जो हमारे पास सॉलिड है, अपने पास जो सॉलिड है वो क्या, कैसा सॉलिड होता है? अशुद्ध ठोस, इम्प्योर सॉलिड। तो सर आपने अभी बताया इम्प्योर सॉलिड को जब हम पढ़ने लायक बनाते हैं तो उसको एक प्रोसेस से दोहराया जाता है, मतलब गुजारा जाता है, जिस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलीकरण। हिंदी में अगर बात करें तो क्या प्रोसेस है? क्रिस्टलीकरण। ठीक, क्रिस्टलीकरण प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध ठोस प्राप्त करते हैं। ठीक, क्या किया जाता है? शुद्ध ठोस प्राप्त किया जाता है। अब भाई समझो यहां पे फिर से बात, कहानी टोटल इसी का है, क्योंकि जिसने आपने बोर्ड पे लिखा था जो क्वेश्चन, आप फिर से एक बार देखिए, पढ़िए और समझते चलिए। जब सॉलिड पहले से ही मौजूद है तो उसे बार बार लिक्विड बनाकर समझाने की क्या हो सकता है? क्यों हम लोग उसे बार बार लिक्विड बनाकर समझा रहे हैं? ऐसा क्यों? तो हमारे पास अभी तक हमने कहानी में पढ़ा है कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी तक आपको हम इतना सारा चीज बता चुके हैं अब तक, तो आप इतना तक पढ़ के खुश थे, लेकिन सामने सवाल आ गया और दिक्कत आ गया, भाई ऐसा क्यों हो रहा था, हम क्यों कर रहे हैं? सर आपने बताया कि सॉलिड कैसा होता है? अशुद्ध होता है। इसको क्या बनाना है? शुद्ध बनाना है। कैसा बनाना है? शुद्ध। एक बार बोलेंगे हाथ खड़ा करके, कैसे बनाना है? शुद्ध। ठीक, तो अशुद्ध ठोस को शुद्ध बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। क्या नाम है? क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलीकरण में प्रोसेस में आप जिस ठोस को आप शुद्ध बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एक सॉल्वेंट ढूंढिए। सॉल्वेंट का अर्थ घुलाने वाला, एक घुलाने वाला ढूंढिए। तो इस सॉलिड के हिसाब से आप घुलाने वाला ढूंढिए, यानी एक सॉल्वेंट ढूंढिए। ठीक सर, ढूंढ लिए। इस सॉल्वेंट में आप इस सॉलिड को डाल दीजिए भाई उठा के। ठीक, इस सॉल्वेंट में जो अशुद्ध ठोस लिए थे इसके हिसाब से आपने एक सॉल्वेंट ढूंढा, यानी विलायक, यानी इसके हिसाब से विलायक ढूंढा है। तो इस अशुद्ध ठोस को आप इसके उपयुक्त विलायक में क्या कर दीजिए? घोल दीजिए। जब आप घोलिएगा तो क्या होगा? वही होता है सर जो हर लोग, मतलब हर चीज को घोलने पर होता है। इसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। इसमें अब अशुद्ध ठोस घुल गया है। किस तरीके का? अब हम दिखा देते हैं इसको भाई व्हाइट व्हाइट से। जो इसमें व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है, अब जो ये मिक्सचर हो गया है, अब हो गया जो पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, अब इसमें सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो है प्लस इम्प्योर सॉलिड भी है। इम्प्योर सॉलिड। अब देखो यहां से ये जो कहानी अपना पास सॉल्वेंट प्लस इम्प्योर सॉलिड, आपको इस प्रकार के से एक मिक्सचर मिल गया। क्या मिल गया? मिक्सचर। अब ध्यान से देखेगा भाई, नहीं देखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो जो बोल रहे हैं बातों को सुनो ध्यान से। अभी तक कहानी क्या पढ़ा है? मैटर। मैटर कितना तरीका के? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सॉलिड, ठोस अवस्था के बारे में हमने अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ना शुरू किया? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के कुछ जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग ठोस में एक कदम और आगे बढ़ाए हैं जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्यों करते हैं? शुद्ध करने के लिए। क्या क्यों करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ठीक, यानी शुद्ध करने से आदमी सरल बन जाता है। सरल करने का मतलब आसान, आप उसको ठीक से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो। तो सॉलिड को, सॉलिड यानी पहले से, जो पहले से हमारे पास ऑलरेडी पहले से, इसको इसे ब्रैकेट में पहले से लिखते समझेंगे। पहले से अपने पास कैसा होता है? अशुद्ध ठोस। अशुद्ध ठोस को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है? इस अशुद्ध ठोस को आप इस ठोस के हिसाब से एक विलायक में क्या करते हैं? घोलते हैं। घोलने के बाद जब इसको विलायक में घोलते हैं तो इस जो आप इस पूरी अशुद्ध ठोस को किसमें डाल दिए? इसमें। तो अब इस जो डिब्बा था या कंटेनर बोल सकते हैं, इसमें क्या? सॉल्वेंट और क्या है? इम्प्योर सॉलिड। तो हम बोल सकते हैं ना सॉल्वेंट प्लस इम्प्योर सॉलिड का मिक्सचर ही डिब्बा में है, तो हम बोल दिए सर मिक्सचर है।
अब इस मिक्सचर को हम लोग जितना कोशिश करके जो सॉलिड में से इम्प्योर वाला भाग है ना, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। इस मिक्सचर से डिलीट कर दिया जाएगा। कैसे डिलीट कर दिया जाएगा? मान ले भाई आपके पास चीनी था, सॉलिड है चीनी, है सर, है। अब आप इस चीनी से क्या किए, उसमें आपके ना बहुत सारा चिट्टी, चीनी के अंदर तो भैया जहां पे चीनी होता है वहां पे चीटी होता है, तो उसके अंदर बहुत सारा क्या हो गया, चीटी लग गया। अब आपको कोई बोले कि आप इसके अंदर से चीटी निकाल के दिखाइए और हमको ठीक उसी तरीके का चीनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? या छोड़ो, एक और चीटी वाला कहानी हटाओ, एक चीज आपको बताते हैं। आपके घर में एक छोटा आदमी है, छोटा आदमी मतलब 2-3 साल का। आपके घर के किचन में एक भैया चीनी का डब्बा रखा था, खेलते खेलते गया, आपके घर में काम लगा हुआ, इसमें भैया चीनी और बालू मिक्स कर दिया, चीनी प्लस बालू मिक्स कर दिया। और इस चीनी और बालू को मिक्स करने के बाद जब आप लोगों ने उन्हें देखा तो पता चलेगा भाई चीनी और बालू एक दूसरे से क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब घर में भाई दिक्कत हो गया, आप चीनी को हम बालू से कैसे अलग करें? भाई चीनी और बालू तो अलग हो नहीं सकता है, अगर आप उसको चलनी से चालिएगा तो चीनी ऊपर आ जाएगा, लेकिन मेहिंग बालू नीचे गिरेगा, बाकी मोटा वाला कहाँ रहेगा, वैसे। अब क्या कर सकते हैं? उसी घर में कोई बच्चा था जो क्लास 12th में था, और उसने सॉलिड स्टेट ऑलरेडी पढ़ चुका था और बहुत भैया उसका जलवा था घर के अंदर। तो जैसे उसको पता चला भाई कि ऑलरेडी हमारे यहाँ चीनी में बालू मिक्स हो चुका है, तो भैया गया, बोला कि हम इसको अलग कर देंगे। चीनी था जो फेंका, मतलब बाहर कूड़ेदान में डाला जा रहा था, तो बोला कि नहीं हम इसको अलग कर देंगे। तो अलग करके दिखाओ, भाई अच्छा आदमी है। तो इसने क्या किया कि जो चीनी था, चीनी और बालू था एक जगह, आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है, चीनी प्लस बालू दोनों मिक्स थे। अब आदमी पढ़ा था एक प्रोसेस जिसका नाम क्या था, क्रिस्टलाइजेशन। चीनी है क्या, सॉलिड, सॉलिड को ठोस कर, मतलब शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, मतलब शुद्ध करके, मतलब जो अशुद्ध ठोस था उसको शुद्ध करके क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। वो आदमी के दिमाग में था कि क्रिस्टलाइजेशन, मास्टर ने एक प्रोसेस बताया था जिसका नाम था क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम अशुद्ध ठोस को शुद्ध में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए उपयुक्त हमको सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट मतलब घुलाने वाला, जिसमें वो सॉलिड क्या हो जाए, घुल जाए, प्रॉपर्ली घुल जाए। अब इसने गया पानी लाया, जैसे पानी लाया तो पानी में चीनी और बालू दोनों डाल दिया। अब आप जानते हैं जैसे चीनी और बालू दोनों डालेंगे तो बालू तो भाई पानी में घुलने वाला है नहीं, बालू बहुत अच्छा आदमी है। अब जैसे चीनी इसमें गया भैया, चीनी पूरी तरीके से घुल गया, घुलने के बाद अब जो आपको इस कंटेनर में आपको क्या दिखेगा, चीनी प्लस बालू प्लस पानी, तो ये तीन चीज आपको दिखेगा। तो आपको बोल सकते हैं ना, चीनी प्लस बालू को अगर हम अशुद्ध ठोस मानते हैं तो अशुद्ध ठोस और ये क्या है, पानी का मिश्रण, विलायक का मिश्रण। अब इसको क्या करेगा, अब जो आदमी पढ़ा था भैया, इसको जब मिक्सर आपको पास मिल गया, अब इसको क्या कर दिया, कपड़ा से या छन्नी से क्या कर लिया, छान लिया। क्या किया, छान लिया। जब कपड़ा और छन्नी से जब छानेंगे तो आपके पास एक ही चीज दिखाई देगा, सीधे भैया इसको अंदर आपको पास जो बालू के रेत है वो उसके ऊपर सिरप आपको नजर आ जाएगा, और नीचे पे क्या हो जाएगा, बालू प्लस चीनी, सॉरी चीनी प्लस पानी, नीचे क्या हो जाएगा, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी। और इस पानी को उसने क्या किया कि अब जो कंटेनर में चीनी पानी था इसको अलग जगह पर रखा, इसमें एक पेन डाला, और पेन डालने के बाद इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसको लगा कि कुछ देर बाद मिश्री टाइप, आप मिश्री देखें तो मिश्री टाइप उसके कुछ चीनी में आ गया, और उसको अब जो उस लड़का था वो एग्जैक्ट उसी टाइप के अगर चीनी चाहता तो उसको और छोटे छोटे तोड़ के निकाल सकता था, लेकिन उसके घर वाले इतना पे खुश हो गए कि भैया वो आपको ओरिजिनल चीनी ले आने के दे दिया। भैया उसके घर में वाह वाह होने लगे, लेकिन वो आदमी किया क्या, अलग ही लेवल का बंदा था समझो। तो भैया बालू में से चीनी, चीनी में से बालू अलग कर दिया, या बालू चीनी दोनों एक में मिक्स से दोनों को अलग अलग कर दिया। भाई उसका माइंडसेट समझो। तो चीनी और बालू अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने में किया कुछ नहीं है, एक प्रोसेस से गुजारा है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टलीकरण। एक प्रोसेस से बस उस मतलब मिक्सर को गुजारा है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में आप करना कुछ नहीं होता है, जो आपके पास इम्प्योर सॉलिड होता है, आप अगर आपके पास चीनी और बालू दोनों का मिश्रण वाला चीनी होता तब क्या आप उससे चाय बना पाते, नहीं बना पाते।
पाते, आप उस चीनी का एग्जैक्ट स्वाद ले पाते नहीं सर। तो जब आप किसी भी सॉलिड को पढ़ते हैं तो उसका एग्जैक्ट स्वाद पता करने के लिए आपको पहले उसको क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। और शुद्ध करने से क्या मिलता है सर, शुद्ध जैसे ही आप उस किसी भी सॉलिड को करिएगा शुद्ध, क्या करिएगा, शुद्ध, तो शुद्ध करने से उसका एक फिक्स मतलब ज्यामितीय शेप बनेगा। क्या बनेगा, ज्यामितीय शेप। ज्यामितीय शेप मतलब फिक्स बनेगा, एक अच्छा सा फिक्स ज्यामितीय शेप बनेगा, तब आपको पता चलेगा कि भैया इस तरीका से। लेकिन उसने जो यहाँ पे जो बंदा था वो क्या किया, पानी और चीनी को अलग किया। उसने सोचा कि भैया चीनी कैसे बना होगा, तो इस प्रोसेस से बना होगा चीनी। तो वो आदमी वही प्रोसेस को फिर से दोहराया जिस प्रोसेस वो चीनी क्या था, बना था। तो यहाँ पे आप साफ शब्दों में वही बात लिखा गया है जो आप अभी सोच रहे थे, आपके मन में आ रहा था। ठोस को सही तरीके से समझने के लिए उसके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ना आवश्यक होता है। अगर आप किसी भी सॉलिड के बारे में चर्चा कर रहे हैं या किसी में आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप उसके निर्माण को समझिए, कैसे सॉलिड बना था, पहले उसके निर्माण को समझिए, सॉलिड कैसे बना था। ठीक, क्योंकि संरचना का निर्धारण उसी समय होता है जब उसका क्या होता है, निर्माण हो रहा होता है। किसी भी चीज का संरचना मतलब निर्धारण उसी समय हो जाएगा जब क्या होगा, निर्माण हो रहा होगा। एग्जाम्पल सर फिर से वही बुक की संरचना क्यूबाइड टाइप को होगी। कब निर्धारित किया गया होगा, जब बुक बन रहा होगा तब, जब बुक बन रहा होगा तब इसकी संरचना का निर्धारित किया गया होगा। ठीक उसी प्रकार सॉलिड में भी होता है कि सॉलिड की संरचना का निर्धारण ठीक उसी समय होता है जब सॉलिड क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है। ठीक, तो जो यहाँ पे जो लड़का था उसने वही दिमाग लगाया, बोला कि भाई एक बात बताओ, सॉलिड बनता कैसे है। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, सॉलिड बनने के लिए भाई आप किसी भी लिक्विड को ठंडा करिए सॉलिड बन जाएगा। आपको लिक्विड बनाना तो किसी भी सॉलिड को गर्म करिए, क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को ठंडा करिए सॉलिड, सॉलिड को गर्म करिए क्या बनेगा, लिक्विड। दोनों अपोजिट है। तो किसी भी सॉलिड को आप बनाना चाहते हो तो पहले उसके लिक्विड को क्या कर दीजिए, ठंडा। तो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में हम उसी जो इम्प्योर सॉलिड होता है उसको पहले लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड बनाने के बाद इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया जाता है, छान के किसी और के मिक्सर को छान के क्या किया जाता है, अलग। और फिर इसको चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, वाष्प करला के बाद आपको प्योर सॉलिड मिलेगा। और इस प्योर सॉलिड का एक अलग स्ट्रक्चर होगा। तो आप समझ रहे हैं कि यह 2 क्वेश्चन आपके क्यों लिखा गया थे बोर्ड पर। आप सामने देखिए क्वेश्चन का मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि कहना क्या चाहता है। अब साफ से क्वेश्चन भैया पढ़ो और कहानी समझो, ठीक ना। देखिए इधर क्वेश्चन फिर से देखेंगे। जब सॉलिड को पहले से मौजूद है, ठीक मौजूद है, आप मन में आया क्वेश्चन कि जब सॉलिड को पहले से है, सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं तो सॉलिड तो सर ऑलरेडी पहले से है, तो पहले आप उसको लिक्विड में क्यों कन्वर्ट किए, और कन्वर्ट करने के बाद फिर से उसको सॉलिड में आप कन्वर्ट किए। डायरेक्ट हम सॉलिड को नहीं पढ़ सकते, इतना मतलब क्यों झमेला मतलब किया गया। तो इसके लिए आप सिंपल से बता सकते हैं, अंकल मानते हैं आप अच्छा बात बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन आप जो सॉलिड की बात कर रहे हैं ना अंकल, वो हो सकता है कि इम्प्योर होगा। तो इम्प्योर चीज, अशुद्ध चीज के बारे में आपको पढ़ने से क्या फायदा, नहीं पढ़ने से फायदा है। तो उस इम्प्योर चीज को पहले प्योर करेंगे। प्योर करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भैया आप कैसे बनता है, तभी तो आप उसको प्योर करिएगा ना, उसको बनने का प्रक्रिया समझिए। तो इस जो सॉलिड है, इम्प्योर सॉलिड, इसको बनने की प्रक्रिया यानी ठंडा करके बना होगा या फिर वाष्प करके बना होगा। तो ठंडा करने के लिए पहले इसको आप इसके फॉर्म में लाइए, यानी इसके लिक्विड फॉर्म में लाइए और धीरे धीरे ठंडा करिए। अब धीरे धीरे ठंडा करिएगा तो वो अलग लेवल में पहुंचेगा कहानी। तो आप इसके बाद तो पूरा कहानी आप समझ चुके ऑलरेडी। तो आप तो
इसका आंसर यही हो सकता है भाई जो क्वेश्चन है। तो ठोस को सही तरीका से समझने के लिए उसके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ना आवश्यक है कि किस तरीका से सॉलिड बना है, क्योंकि संरचना का निर्धारण उसी समय होता है जब उसका क्या हो रहा होता है, निर्माण हो रहा था। बोलो क्लियर। आगे अब घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार, घटक कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार। फिर से कहानी वही, अब माइंड में आ जाना है आपको, आपको माइंड में आना चाहिए कि सॉलिड बनता कैसे है। यानी जब, अब तो आप समझिएगा कि क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण में पहले इसमें हम लोग सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट के साथ क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। अब इसके व्यवस्था के आधार पर सॉलिड के प्रकार होता है। देखो भाई, जब आप कूलिंग कर रहे होते हैं, ठीक, अब सॉलिड तो जब क्रिस्टलाइजेशन के बाद दो तरीका से बनता है। एक तरीका आप उसको वाष्प कर दीजिए, दूसरा का तरीका आप उसको ठंडा करिए। दूसरा का प्रोसेस ज्यादा अच्छा है, आप उसको क्या कर सकते हैं, ठंडा। जब आप उसको ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग आप धीरे धीरे करिएगा। तो जब आप किसी भी चीज को कूलिंग धीरे धीरे करिएगा तो उसका अरेंजमेंट है ना, ठीक आराम आराम से होगा। ठीक, अगर आपको ऐसे समझो, अभी भारत में एकाएक तेज गर्मी आ जाए, धीरे, अभी हम लोग का विंटर सीजन खत्म ही होने वाला है, अब गर्मी सीजन शुरू होगा। एकाएक मान लो कि आज टेम्परेचर अपना 14 डिग्री सेल्सियस था, कल एकाएक 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऐसा क्या होगा सर, आधा आदमी तो बीमार पड़ जाएगा। ठीक वही बात को इधर लाना है भाई, उठा के एकदम सेम माइंडसेट। 14 से अगर डायरेक्ट हम 45 करेंगे तो आधा आदमी को बीमार सर्दी बुखार हो जाएगा, आधा भारत के भाई दवाई की जरूरत पड़ेगा। हाँ सर, कूलिंग कर रहे होते हैं किसके लिए, इसको क्रिस्टल बनाएंगे, क्योंकि इसमें सर जो सॉलिड है वो पहले कैसा था, इम्प्योर। इम्प्योर सॉलिड को जब हम प्योर सॉलिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कूलिंग करके। अगर आप आराम आराम से कूलिंग करिएगा, गर्मी अगर आराम आराम से आएगा तो कोई आदमी के भाई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एकाएक आया तो दवाई की जरूरत पड़ेगा। तो उसी तरीका से अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कूलिंग आराम आराम से करिएगा तब सॉलिड मिलता है, और एकाएक करिएगा तब मिलेगा। गर्मी दो टाइप से है, एक आराम आराम से आ रहा है, एक एकाएक आएगा, उसके बाद हर दिन गर्मी होगा, तो भैया आदमी की तो तबीयत खराब होगा ही। तो कूलिंग करिएगा फिर भी सॉलिड मिलेगा, और आराम मतलब धीरे धीरे करिएगा फिर भी, और आराम आराम से करिएगा फिर भी। जब आप धीरे धीरे से करते हैं तो उसके अरेंजमेंट अच्छा से हो जाता है। ठीक, तो जब अच्छा से अरेंजमेंट होता है तब जो सॉलिड बनता है उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। और आप एकाएक ठंडा करते हैं अचानक से, तब जो सॉलिड बनता है हम उसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड। तो सॉलिड कितना टाइप के, दो टाइप के, किसके हिसाब से, तो उसके घटक कणों यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हिसाब से, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरीका से हुआ है, कब, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। तो उसके हिसाब से आप मतलब सॉलिड किसके, कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला टाइप का सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा का टाइप के नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसको बोला जाएगा सर, तो क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस है जिसमें इसके घटक कण, परमाणु, आयन या अणु पूरे ठोस में नियमित तथा आवर्ती त्रिआयामी व्यवस्था में सुव्यवस्थित रूप से क्या होते हैं, सज्ज होते हैं। यानी जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को आप धीरे धीरे करते हैं तो उसके कण सभी एक फिक्स पैटर्न में और एक अच्छे से बैठ जाते हैं। तो इस तरीका से जो सॉलिड का निर्माण होता है हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, यानी क्रिस्टलीय ठोस हुआ होता है जिसमें इसके घटक कण पूरे ठोस में नियमित रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और मतलब रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl, KNO3, Fe, कॉपर, Ag, डायमंड, ग्रेफाइट, सारा। एक और डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड shows the same definite geometrical shape irrespective of its source method of preparation। यानी कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से या कहीं किसी भी विधि से तैयार नहीं किया जाए। कहने का अर्थ कि अगर आप NaCl को लीजिए, NaCl को आप किसी भी प्रोसेस से बनाइए, किसी भी प्रोसेस से,
अगर आप NaCl को क्रिस्टल बना रहे हैं तो आप किसी भी प्रोसेस से बनाइए, उसका जो शेप आएगा सेम आएगा। किसी भी प्रोसेस से, आप फर्स्ट प्रोसेस जाइए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप किसी भी प्रोसेस से NaCl को बनाइए या NaCl का क्रिस्टल बनाइए, सारा में इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा? फिक्स। ठीक, क्लियर? इस एग्जांपल देख लेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के, NaCl, KCl, CaCl, KNO3, Fe, Cu, Hg, डायमंड, etc और हो सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर इस तरीका से होता है, यानी जो इसका जो कण है एक नियमित पैटर्न में है। देखेंगे पहला भैया, जो अगर मान लो ठंडा करोगे तो पहला जो लेयर है, अगर माने कि ए लेयर है, पहला लेयर क्या है? ए। पहले टाइप का लेयर कैसा है? ए टाइप का लेयर है। दूसरा का टाइप का लेयर माने कि बी टाइप का लेयर है। तो तीसरा का फिर से किस टाइप का लेयर होगा? ए टाइप का। देखिए इसका एटम इसके सामने है, इसका एटम इसके सामने, सब सामने सामने है। तो पहला अगर ए लेयर है, दूसरा का बी बना है, तो तीसरा का लेयर क्या होगा? ए, फिर चौथा क्या होगा? बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और इसी तरीका से पीछे भी, इसके बोर्ड के पीछे साइड भी ए के बाद बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, इसी तरीका से होगा 3D में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जो तब बनता है जब क्रिस्टल यानी क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में उसके द्रव को या उसके लिक्विड को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे उसके कण एक फिक्स पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं, और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं, और बहुत लंबे दूरी तक अरेंज होते हैं। ठीक, आगे अमरफस सॉलिड। ठीक, अमरफस सॉलिड, अमरफस का अर्थ होता है, देखो एक ग्रीक वर्ड है, मॉर्फस क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कोई आकृति नहीं या कोई आकार नहीं। ठीक, कोई आकृति नहीं या फिर कोई आकार नहीं, इसका वर्ड मतलब, इसका मतलब क्या होता है? कोई आकृति नहीं और कोई आकार नहीं। अब सॉलिड हो, अब अमॉर्फस सॉलिड है, तो एक ऐसा सॉलिड जिसका कोई आकृति ना हो और कोई आकार ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड। ठीक, जिसका कोई आकृति ना हो और कोई आकार नहीं हो, उसको क्या बोला जाएगा? अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस का अर्थ क्या होता है? कोई आकार नहीं या कोई आकृति नहीं, कोई आकृति नहीं। ठीक, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी इसको बोला जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस या अमरफस ठोस वह ठोस होता है जिसमें इसके घटक कण, परमाणु, अणु या आयन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ दूरी क्रम का अभाव होता है, इसलिए इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। यह जो अमरफस सॉलिड है, वो जो लिक्विड है उसको आप तो जल्दी वेपोराइज कर दीजिए या फिर उसे जल्दी कूलिंग कर दीजिए, इस दौरान बनता है। क्योंकि जब आप जल्दी किसी को कूलिंग करिएगा तो आराम, मतलब उसका जो पार्टिकल है जल्दी जल्दी बैठेगा। जब जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास आएंगे तो इस क्रम में डिसऑर्डरनेस आ जाता है, यानी अनियमितता आ जाती है, जिससे इस तरीका के सॉलिड का निर्माण होता है। तो घटक कणों के अरेंजमेंट के हिसाब से सॉलिड कितना तरीका के, एक बार हाथ खड़ा करके बोल देंगे कितना तरीका के? 2 तरीका के। कौन कौन सर? एक का नाम है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा का अक्रिस्टलीय। हिंदी वाला आदमी बोलेगा सर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। ठीक, चलो। वह पदार्थ जिसकी बाहरी बनावट और गुण ठोस के भाग समान हो, किंतु जिसकी आंतरिक संरचना किसी द्रव की तरह अनियमित होती है, उससे हम क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस या अमरफस सॉलिड। एक और डेफिनेशन था। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहानी है अपना। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन हम लोग देख लिए अभी भैया, इस तरीका होता। अमरफस सॉलिड देखो ए टाइप आपको दिखेगा लेकिन बी टाइप नहीं दिख रहा है। अगर आप इस क्रम में देखिएगा तो पता नहीं चल रहा है कि वो एटम है, लेकिन इसमें देखिएगा तो सिर्फ एटॉमिक टाइप के एटम अरेंजमेंट सब एक लाइन में किया गया है। इसमें देखेंगे तो कहाँ दिख रहा है यार? कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके का जहां पे अरेंजमेंट आ जाए हम उसको क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड। और जिसमें फिक्स अरेंजमेंट हो, फिक्स अरेंजमेंट नहीं, समझ लो इसे, फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, जिसमें फिक्स होगा। बस कहानी खत्म, इतना करो। ठीक, तो आज तक का कहानी अपना यहीं तक है भाई। हम लोग आज क्या देखे हैं? तो देखे क्रिस्टल और क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया देखे हैं। उसके आधार पर हम लोग बांटे थे ठोस के 2 तरीका का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो मेरा कहानी आज तक यही। हम लोग क्या पढ़े हैं? तो पढ़े हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ZATION यानी क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। और दूसरा का प्रोसेस हमने देखे क्रिस्टलीकरण में। उसके बाद क्रिस्टल के डेफिनेशन देखें। उसके बाद हमने क्या किया?
क्रिस्टल के मतलब ठोसों के प्रकार देख लिए। ठोसों के प्रकार, दो टाइप के ठोस देखे भैया, एक टाइप ठोस जिसका नाम था क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे प्रकार टाइप के जिसका मतलब ठोस था उसको हम बोलते थे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग बस आज तक इतना ही कर रखे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा।